बहुत ही बढ़िया। चलिए आज जो हम देखिए सवाल जवाब सारे बाद में हो जाएंगे, वर्ब टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जामिनेशन का जिसको लेकर अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं आज डील करने जा रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में थोड़ा सा ट्रिकी भी है। साथ में थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। ऑब्वियसली वर्ब हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बट जैसे कि पिछले कुछ सेशंस में मैं बार बार आपको बताता आया हूं कि जब मैं कहता हूं कि कोई चीज ट्रिकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आ नहीं सकती या डिफिकल्ट है। ट्रिकी इज नॉट डिफिकल्ट। ट्रिकी का मतलब है कि उसको समझने के लिए हमारे लॉजिक ठीक होने चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन जो है इस बात को समझने के लिए बेहतरीन होना चाहिए। तो आप सभी से फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर यही रिक्वायरमेंट है कि बिना सवाल किए सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे। जो फाउंडेशन मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं उसके इर्द गिर्द जो बातें कह रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा बताइए क्या पॉसिबिलिटीज लगती हैं, क्या आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं तो एक बार रेडी टाइप कर दीजिए, मैं फटाफट से क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए आपने यहां पर हेडिंग्स तो देखी ली होगी, ऑब्वियसली वर्ब सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम जो है फर्स्ट क्लास लगाने जा रहे हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स को। और मॉडल्स जो है ऑब्वियसली बात है हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी थी, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो मॉडल मैंने पिक किए हैं वो हमारे हैं मस्ट, शुड और ought to। दो रीजन है पिक करने के। पहला, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा 2 साल या 2.5 साल जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं आईबीपीएस के, मॉडल से अगर सबसे ज्यादा सवाल बने हैं तो यहीं से बने हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो इसी का पत्ता साफ करते हैं, इसको समझते हैं एक बार पूरा बेहतरीन तरीके से A to Z नॉलेज इसकी बटोरते हैं। दूसरा रीजन ये है, मुझे लगता है ये मजेदार टॉपिक है। मजेदार से मेरा मतलब है कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना बांधे रख सकता है। हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत बेहतरीन चीजें सीख सकते हैं जो एग्जामिनेशन में काम आएंगी, प्लस हम बहुत इंटरेस्ट के साथ उनको सीख सकते हैं। जो भी मैं बातें कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। फटाफट से मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए जब मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, नहीं भी किया अगर तो हम सारे ही जानते हैं। बचपन से किताबों में हमने रट्टे मारे हैं वर्ब के। अगर हमसे कोई भी पूछता है कि इतनी साल की एजुकेशन के बाद तुमने, जब तुम्हें तीसरी चौथी क्लास से ग्रामर पढ़ाई जा रही है, स्कूल में तुमने पढ़ा, फिर शायद कॉलेज में भी पढ़ा, उसके बाद अगर तुमने वर्ब के बारे में कुछ सीखा तो वो क्या है? अगर ये सवाल तुमसे किया जाए तो 99% बच्चे जो आंसर देंगे वो आंसर होगा सर हमने एक बात जरूर सीखी, वर्ब 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे क्या, हेल्पिंग वर्ब, और एक हमारे हैं क्या, मेन वर्ब। ये बात शायद अगर बच्चे ने अंग्रेजी पढ़ी है तो उसको पता होगी। बाकी होते क्या है वो पता हो ना पता हो, यूजेस क्या होते हैं वो पता हो ना पता हो, लेकिन ये रट्टा बहुत बेहतरीन तरीके से मारा हुआ बचपन में कि भाई हेल्पिंग होते हैं और क्या होते हैं, मेन होते हैं। तो भाई उसी रट्टे पे चल लेते हैं, थोड़ा तुम्हारी बात को सही मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हीं की एक कैटेगरी होती है क्या, मॉडल्स। इन्हीं की एक कैटेगरी होती है क्या, मॉडल्स। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस बात को समझें, मॉडल्स क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स क्योंकि क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब लिखा जा नहीं सकता। कोई भी हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब उसको लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को लेकर भी अगर हम क्लैरिटी बनाएं, जैसे एक सिंपल सा मॉडल मैंने उठाया कैन, तो मुझे पता है अगर मैं कोई भी काम लिख रहा हूं, कोई भी सेंटेंस लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ मॉडल से काम नहीं चलेगा। मुझे साथ में क्या चाहिए, मॉडल तो देना ही है, मुझे साथ में क्या चाहिए, उसका मेन वर्ब भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मेन वर्ब। तो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको लगता है इनका बेस जो है वो बहुत ही कमजोर रहा है, वो इस बात को समझ ले, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी है
ऑब्वियसली बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो ये मॉडेल के बाद हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, मेन वर्ब। और ये जो मेन वर्ब होता है हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म जो हो गई बिना एस और ईएस के, एस और ईएस कभी लगता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए बिना एस और ईएस के। बहुत ही सिंपल सी साधारण सी जो बात है वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब देखिए सवाल ये है कि हम मॉडल्स में घुस तो रहे हैं, लेकिन अगर हम इस शब्द को ही ना समझें, अगर हम इस शब्द को ही ना समझें तो मॉडल्स को समझने का प्रयास हमारा निरर्थक हो जाएगा। हम वाकई में कभी भी इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस दुनिया में 2 या 3 तरीके के काम होते हैं, 2 या 3 तरीके के काम होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा यू आर स्टडिंग, क्या लिखा, यू आर स्टडिंग। मैंने एक काम लिखा, राघव बॉट अ कार, क्या लिखा, राघव बॉट अ कार। बहुत ही सिंपल सिंपल 3री 4थी क्लास की किताबों वाले मैंने यहां पर सेंटेंस लिखे हैं। मोटिव सिर्फ आपको एक बात समझाना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं आपने कभी जिंदगी में मॉडल्स वर्ब्स कुछ नहीं पढ़े, आप बिल्कुल जीरो हो, आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो। और पहली बार शुरुआत करते वक्त हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि हम उस पीक को हासिल कर पाए जो एग्जाम में पूछी जाती है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूं यू आर स्टडिंग और मैं कहूं राघव बॉट अ कार, तो ये जो इंफॉर्मेशन, सपोज करो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन जो है मैं किसी को दे रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, तो आप जब जो भी इस इंफॉर्मेशन को ले रहा है, यानी ये बात अगर मैं कह रहा हूं, जो भी इसको सुन रहा है उसके मन में एक चीज को लेकर 100% क्लैरिटी है कि ये वाले काम जो हैं ये क्या है, 100% सत्य है। 100% क्या है, ये सत्य है। ये बात जो कही जा रही है ये इधर से उधर नहीं हो सकती, हाँ है ना। अगर मैंने राघव के लिए कह दिया राघव बॉट अ कार, तो राघव ने कार खरीदी है, राघव ने कार खरीदी है। मैं अगले मिनट ये नहीं कह सकता नहीं नहीं कार नहीं साइकिल खरीदी है। क्या है ये, फैक्ट सा है, ये क्या है, टाइम निकल गया, बात हो गई, ये 100% सत्य हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूं यू आर स्टडीइंग, तो इसका मतलब क्या है कि तुम पढ़ रहे हो, ये भी क्या एक तरीके से सत्य है। तो यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, बात है तो 100% है, 99% भी हो नहीं सकती, 99% भी हो नहीं सकती। लेकिन अगर मैं मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करूं, जैसे मैं इन्हीं सेंटेंसेस के साथ अगर मैं मॉडल्स इंट्रोड्यूस करूं और लिखूं फॉर एग्जाम्पल यू मे स्टडी, यू मे स्टडी, क्या लिखूं मैं, यू मे स्टडी। और यहां पर अगर मैं लिखूं राघव कैन बाय अ कार, क्या लिखूं, राघव कैन बाय अ कार। तो जैसे ही आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको क्लियरली अंदाजा होगा कि यहां पर यह बात तो हो ही नहीं रही, यह बात तो यहां पर हो ही नहीं रही, यहां पर कुछ और कहा जा रहा है, यहां पर कुछ और कहा जा रहा है। और वो क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। यहां पर कहा जा रहा है यू में स्टडी के सहारे कि ये जो काम है, ये जो काम है ना पढ़ने वाला, इसको जो करने वाला है, इसको जो करने वाला है, यानी कौन, यू का इस काम को लेके मूड क्या है, इस काम को लेके मूड क्या है, इसके मन में क्या है, क्या ये इस काम को करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये इस पर डिपेंड करता है। ये सत्य नहीं है, ये हो सकता है काम हो सकता है काम ना हो, डिपेंड किस पे करेगा, इन भाई साहब के मूड पर करेगा। अब सपोज करो सुबह सुबह शाम को तुम घर में लेटे हो आराम से बिस्तर पर और मस्त रिमोट से बटन टीवी चेंज कर रहे हो, पिताजी थके हारे काम से आए और उन्होंने कहा बेटा 1 गिलास पानी देना, जरा 1 गिलास पानी देना। अब अगर तुम ढीठ किस्म के बच्चे हो और तुम्हें मानते पिताजी का तो रोज का काम है, रोज आके पानी मांगते हैं, एक दिन खुद ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हाँ है ना। तुम इस मेंटालिटी के बच्चे हो तो तुम उनसे शायद हिम्मत कर जाओ ये कहने की कि पिताजी शायद मैं दे दूंगा, अभी मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, जरा 2-4 निकल जाने दो, गाना वाना हो जाने दो, उसके बाद
5-6 मिनट गला सुखा लो, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा तुम्हें पानी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पानी बहुत है इस दुनिया में। तुमने क्या कहा, तुमने जो पानी मांगने वाला काम था ना पिताजी का, उस काम की धज्जियां उड़ा दी। तुमने कहा कि भाई रुको, पता चलेगा होगा या नहीं होगा, रुको पता चलेगा होगा या नहीं होगा। अब ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि पिताजी को अगर ये बोल दिया तो पिताजी तो फिर हल्क वाला रूप रख लेंगे और उड़ा डालेंगे। तो तुमने कहा भाई सीरियल वीरियल गया बाहर में, सीरियल को मारो गोली, करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी क्या बन गई, मजबूरी बन गई कि अगर नहीं दिया ना पिताजी को पानी तो पानी के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे खुद के, खाने के भी साथ में, निकाल के बाहर कर देंगे घर से। आई बात समझ में? अब देखो दोनों सेंटेंसेस में काम तो देने का ही हो रहा है, दोनों सेंटेंसेस में काम तो किसका हो रहा है, पानी ही देना है दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन उस पानी को देने का नजरिया देखो, यहां पे पिताजी ऐसे हैं क्योंकि कोई चलती वलती नहीं है घर में, तुम डिसीजन में करो, तुम डिसाइड करो कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे पानी नहीं तो तुम भी नहीं वाली सिचुएशन है। आई बात समझ में? काम वही है, लेकिन उस पानी को देने को लेकर तुम्हारा क्या मूड, उस पानी को देने को लेकर तुम्हारा मूड वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब जब बोलने वाले का, जब जब सब्जेक्ट को अपना मूड चेंज करना हो, जब जब सब्जेक्ट को अपना मूड चेंज करना हो, तब तब हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसका, तब तब हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स का। तब तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब तब हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आई है तो एक बार यस टाइप करिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने बेसिक फाउंडेशन तुम्हारा बिल्ड कर दिया कि मॉडल्स होते क्या हैं, यानी जब भी लगेंगे तो जिसके लिए लगे हुए हैं, जो सब्जेक्ट है उसका मूड क्या है, उस बात को लेके वो जो काम करेगा वो किस मूड से करेगा, उस मूड। और मूड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है मेरा मूड डाउट वाला हो कि भाई दूं या ना दूं, हो सकता है मेरा मूड मजबूरी वाला हो कि भाई देना है, मजबूरी है मेरी। ऐसा हो सकता है मेरा मूड ऐसा हो यार ये काम ठीक ठाक सा है, इसको कर देना चाहिए, इच्छा हो मेरी। यानी हमारे इंसान जो हम एज अ हम अलग अलग मूड में होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी किसी काम को करना चाहते हैं, कभी किसी काम को नहीं करना चाहते, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि ये होना चाहिए, कभी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो वो अलग अलग मूड दिखाने के लिए सारे अलग अलग क्या बने हुए हैं, मॉडल्स बने हुए हैं। और अगली 7 क्लासेस में, अगली 7 क्लासेस में हम इन्हीं मूड्स को समझेंगे, इन्हीं मूड्स को समझेंगे। किसके आधार पर, एग्जाम के आधार पर। किसके आधार पर, एग्जाम के आधार पर। और हर लेक्चर के बाद जो मैं मॉडल डिस्कस करूंगा उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में कर नहीं पाओ, ये मेरी गारंटी है। कंडीशन वही है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो मैं मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूं, द वेरी फर्स्ट मॉडल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, इट इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ मॉडल्स। कौन कौन से हैं, मस्ट, शुड, और तीसरा है हमारा ought to। तीसरा है हमारा क्या, ought to। हम ये 3 मॉडल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनको लेकर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस करेंगे जब तक क्लास एंड होगी, जो हमारे लास्ट में यानी पिछले साल पूछे गए हैं या फिर 2019 में पूछे गए हैं शायद। दोनों को हम जो है टैकल कर लेंगे, दोनों को हम जो है टैकल कर लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरीली देखो बेटा मॉडल्स होते कौन कौन से हैं, जिसको नहीं पता वो समझ ले। किसी ने बच्चे ने मेरे से अभी कमेंट में पूछा तो सर आर को मॉडल ना माने, तो भाई मत मानो, बिल्कुल नहीं मान सकते। तुमने कहा, मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। तुम्हें अगर अपने इंटेलिजेंट होने पर डाउट है तो मान लो मॉडल उसको। अगर ये बात एक फैक्ट है कि हाँ तुम हो, तो ये मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं होता आर। आपको मैं प्राइमरीली लिख देता हूं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं
ताकि ये कंफ्यूजन भी ना रहे उनको। कैन, मे, माइट, शल, विल, शुड, वुड, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, मैं लिखाने में कभी विश्वास रखता नहीं हूं, क्योंकि मैं टॉपिक को एक एक करके कवर करूंगा तो भाई याद करने की, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भी जो बच्चे जिसको जल्दबाजी ज्यादा है वो एक बार देख ले, अपनी आत्मा को शांति दे दे आराम से और टॉपिक में आ जाए फटाफट से। ठीक है, क्योंकि ये पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है कि कौन कौन से होते हैं, पता होना ये ज्यादा जरूरी है कि इनके काम क्या होते हैं। काम नहीं पता होगा तो एग्जाम में फिर हॉल में ईंटें गिनेंगे हम। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा यू डैश फॉलो, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या लिखा? यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैंने लिखा यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तीन ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं, जरा मुझे आंसर बताइएगा क्या आएगा, जरा मुझे आंसर बताइएगा क्या आएगा। शुड, ought to, जनता बटी हुई है पूरी तरह से। मस्ट और शुड, तो मस्ट वाले ज्यादा हैं, दूसरे शुड वाले हैं और तीसरे ought to वाले हैं। अब हमारे साथ क्या है कि हम भाई फीस देके पढ़ते हैं, पैसे दिए हैं तो पूरे वसूल करेंगे। अगर टीचर कह रहा है कि भाई चूज करो तो चूज करेंगे, है ना। अगर नहीं चूज कर, एग्जाम में 5 ऑप्शन आए हैं तो एक को तो चूज करके जाएंगे ही जाएंगे, नहीं तो हमारी आत्मा जो है सुकून में आएगी नहीं। अगर कोई सेंटेंस में नीचे लिखा हुआ है नो इंप्रूवमेंट, तो नो इंप्रूवमेंट हमारी नजर में आंसर कभी होता ही नहीं है। हमारी नजर में गलती अगर एग्जाम में दिया है ना तो गलती होगी होगी। ठीक है, हम इस एटीट्यूड से एग्जाम देते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई एरर्स नहीं होते, वहां पर ऑप्शन के तौर पर नो इंप्रूवमेंट आता है, नन ऑफ दीज आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। अब देखो फैक्ट तो ये, आप सब विद्वान लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं, किसी ने मस्ट कहा है, किसी ने शुड कहा है, किसी ने ought to कहा है, फैक्ट ये है कि आंसर तो तीनों ही सही है। यहां पर आंसर क्या है? तीनों ही सही है। और इस सेंटेंस के बिहाफ पर या इस सेंटेंस के माध्यम से हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या है। हम सीखेंगे क्या डिफरेंस क्या है। हम यहां पर तीनों ही मॉडल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही मॉडल्स जो हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या है? इनके डिफरेंस समझना, क्योंकि एग्जाम में ये सेंटेंस नहीं आएगा। एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस आएगा जहां पर ये तीनों लग नहीं पाएंगे। हमें लगाना क्या होगा? एक लगाना होगा, और वो क्लैरिटी हमें यहां से मिलेगी। जरा ध्यान से सुनेगा, सवाल जवाब सारे बंद करो, बस मेरी बात को ध्यान से सुन। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन चूज किया, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या कहा? यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब देखो ये सिचुएशन क्या रही होगी, अगर हम समझे जरा ध्यान से। ये सिचुएशन ऐसी रही होगी कि भाई तुम जा रहे हो बाइक पे और पीछे बैठे तुम्हारे 4 दोस्त। ठीक है, तुम जा रहे हो बाइक पे, पीछे बैठे तुम्हारे 4 दोस्त। क्रॉसिंग पे तुम्हें रोक लिया ट्रैफिक कांस्टेबल ने। ठीक है, क्रॉसिंग पे रोक लिया तुम्हें ट्रैफिक कांस्टेबल ने। अब वो तुमसे क्या कहता है? यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या कहता है? यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वो क्या कहना चाहता है? ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, मैंने कहा दे मस्ट गो। जब भी हम किसी सेंटेंस में मस्ट यूज करते हैं, इसका मतलब है जो इंसान इस बात को कह रहा है, उसने मन में डिसाइड कर लिया। उसने मन में क्या किया? उसने मन में डिसाइड कर लिया कि ये काम तो होके रहेगा।
ये काम तो होके रहेगा। अगर किसी ने कहा दे मस्ट गो, तो दिस वर्क, ये जाने वाला काम क्या है? इट इज डिसाइडेड, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बोलने वाला इस डिसीजन को ले चुका है। और अगर तुम नहीं जाओगे, और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्या? कॉन्सिक्वेंस, यानी क्या? परिणाम। क्या भुगतना पड़ेगा? परिणाम। बात समझ में आई? जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप ध्यान से, जब आप कहते हैं किसी सेंटेंस में आप मस्ट मॉडल को यूज करते हैं, तो इसका मतलब है जो उस बात को बोल रहा है, जो उस बात को बोल रहा है, वो इस बात को क्या कर चुका है? डिसाइड कर चुका है कि ये काम तो होके रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो जिससे ये काम कहा जा रहा है उसको क्या भुगतने पड़ेंगे? परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या भुगतने पड़ेंगे? परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मतलब होता है मस्ट का। इट इज डिसाइडेड, बोलने वाले ने ठान लिया कि ये काम तो होके रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, दे शुड गो। क्या लिखा? दे शुड गो। क्या लिखा? दे शुड गो। मैंने कहा दे शुड गो। अब जब कोई शुड का यूज करे, जब कोई शुड का यूज करे, देखो एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे ना इसका ट्रांसलेशन याद करते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एग्जाम में ट्रांसलेशन से सवाल नहीं निकलता, और ये मैं आपको प्रूव करूंगा अभी एग्जाम्पल से। आप कुछ भी ट्रांसलेट कर लो, आंसर आपका आएगा नहीं। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझिए। जब कोई कहता है दे शुड गो, तो जिसने ये सेंटेंस बोला है, जिसने ये सेंटेंस बोला है, वो कह रहा है कि मेरा काम तो था बताना, मेरा काम तो था बताना। निर्णय कौन लेगा? तुम लोग उस काम को करोगे या नहीं करोगे। मेरा काम तो क्या है? बताना है। मेरा काम तो क्या है? सलाह देना है। डिसाइड किसने करना है? तुमने करना है। डिसाइड किसने करना है? तुमने करना है कि तुम उस काम को करोगे या नहीं करोगे। तुम उस काम को करोगे या नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें क्लास में डेली लेट आने की आदत है, ठीक है, और तुम क्लास में दाखिल होते हो। एक दिन तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है, तुम्हारा दोस्त जो रोज तुम्हारे बराबर बैठता है, उसको लगता है तुम डेली लेट आ रहे हो, ये गलत काम हो रहा है। वो तुमसे क्या कहता है? यू शुड कम ऑन टाइम। क्या कहता है वो? यू शुड कम ऑन टाइम। वो क्या कह रहा है? मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम देख लो टाइम पे आओगे या नहीं आओगे। आई बात समझ में? अब वही तुम लेट आते हो, वहीं तुम्हारा खड़ूस टीचर सामने खड़ा हुआ है बोर्ड पर, जो तुम्हें कच्चा खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। वो क्या कहेगा तुमसे? वो क्या कहेगा? देख लो आओगे नहीं आओगे टाइम पे, तुम्हारा मन है नहीं। वो क्या कहेगा? यू मस्ट कम ऑन टाइम। यू मस्ट कम ऑन टाइम। बहुत हो गया, मैंने देख लिया, अब मैं ये क्या कर चुका हूं? डिसाइड कर चुका हूं। मैं ये क्या कर चुका हूं? डिसाइड कर चुका हूं। और अगर तुम इसे फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा? परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा तुम्हें? परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा? परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उसके पास अथॉरिटी है ये बात कहने की, उसके पास अथॉरिटी है ये बात कहने की कि तुम्हें समय पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा? परिणाम भुगतना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब आया तीसरा सेंटेंस। क्या लिखा? दे ओट टू गो। क्या लिखा? दे ओट टू गो। अब हुआ क्या भैया? तुम्हारी पड़ोस की आंटी ने रखा है जगराता, ठीक है। अब तुम जगराते में आज तक सिर्फ प्रसादी उड़ाने के लिए गए हो, पूजा वूजा से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तुमने कहा यार कौन रात भर जगेगा, प्रसाद तो सुबह मिलता है, सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी बूढ़ी दादी जो बैठ के ये सब देख रही हैं, वो कह रही है बेटा भगवान के काम को करते वक्त सोचते नहीं है, ये तुम्हें जाना चाहिए। ये तुम्हें क्या है? तुम्हें जाना चाहिए। ये तो तुम्हारा क्या है? ड्यूटी है। ये तो क्या है? तुम्हारी ड्यूटी है। ये तो तुम्हारा क्या है? कर्म है। ये तो तुम्हारा क्या है? कर्म है। ये तो तुम्हारी क्या है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये तो तुम्हारी क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो तुम्हारी क्या है, जब आपके काम को बोलने वाला आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कानून, आपका नियम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा हुआ है ऐसा है, किताब में लिखा हुआ है ऐसा है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो जब ऐसी बातें होने लग जाएं, जब आपके काम को, आपकी ड्यूटी, आपके कर्म, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ दिया जाए, तब हम यूज करते हैं बेटा किसका, ओट का यूज करते हैं, ओट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओट टू का यूज करते हैं। तो ये बेसिक हमारे क्या है, 3 क्लासिफिकेशंस हैं समझने के लिए कि जब कोई मस्ट बोलता है तो वो कहता है मैं तो हूं पावर में, मेरे पास है अथॉरिटी, मैं तो ये करवा के रहूंगा। जब कोई कहता है शुड, वो कहता है मेरा काम है बताना, देख लो नहीं करोगे तो पछताओगे। बट डिसाइड कौन करेगा, आप डिसाइड करेंगे, आप कर लो, मैं तो बता सकता हूं, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मेरा काम तो सलाह देना था आपको। उसी प्रकार से तीसरा, जब आपके काम को जोड़ दिया जाए धर्म कर्म के साथ, ड्यूटी के साथ, तो आप यूज कर लीजिए ओट टू, आप यूज कर लीजिए ओट टू। मुझे लगता है आपके दिमाग में कम से कम इन तीनों मॉडल्स को लेकर एक बेसिक क्लैरिटी जरूर बनी होगी। अगर बनी है तो एक बार यस टाइप करिए फटाफट से। और मजा आ रहा है तो एम टाइप करो एक बार। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस प्लीज टाइप एम। इंग्लिश में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बच्चा समझ ना पाए, जब तक वो इंसान है, गधा नहीं है। हर चीज को बड़े आराम से समझा जा सकता है, बस अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। और मन में वो डर होता है ना भाषा को लेकर, उस डर को साइड में रखो। और मैं ये देखो, अभी आप देखोगे ना, मैं मेंस के तक 2 सवाल कराऊंगा आपको, और गारंटी देता हूं आप सवाल लिखते ही आंसर बताओगे, सर इसका आंसर ये हो सकता है। बस बातों को ध्यान से सुनो। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अभी अगर हमने यहां पे मस्ट लगाया तो हमें क्लैरिटी मिल रही होगी क्या बात हो रही है, हाँ या ना। जो ये बात कह रहा है, कौन, हवलदार कह रहा होगा। मान लो कोई ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो इस बात को कह रहा है, तभी तो कह पा रहा है क्या, मस्ट। क्या कह पा रहा है, मस्ट। या फिर हो सकता है सुबह ही सुबह पिताजी कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया कल से चाबी नहीं मिलेगी बाइक की। आई बात समझ में। क्या कह रहे हैं, मैं ये डिसाइड कर चुका हूं, ये वाला जो काम है ना, ये तो होके रहेगा, ये वाला जो काम है ये तो होके रहेगा, ये वाला जो काम है ये तो होके रहेगा। नहीं करोगे तो कोई परिणाम हो जाएगा, नहीं करोगे तो कोई ना कोई परिणाम हो जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ लिया और वो कह रहा है यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो तुम जानते हो कि अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो या तो तुम्हारी गाड़ी जब्त कर लेगा, या फिर तुम्हें हवालात में बंद कर देगा, या फिर तुमसे 100 रुपए ले लेगा, इसके ज्यादा चांस है। आई बात समझ में। तो कुछ ना कुछ यहां पर होगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो तुमसे ये काम करवा सकता है। आई बात समझ में। अब जरा देखो क्या हुआ कि वही तुम जब हवाई बने हुए जा रहे थे 4 लोग बाइक पर, इस बार ट्रैफिक वाले ने ना देखकर तुम्हारे दोस्त ने देखा। तुम्हारे किसने देखा, दोस्त ने देखा। और उसके मन में अचानक से भावना आई कि अगर ये 4 लोग ज्यादा दिन तक ऐसे ही गए तो बहुत दिन ये जा नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 लोग बाइक पर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो उसने एक अच्छे दोस्त के नाते तुमसे क्या कहा, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसने कहा देख भाई मेरा काम है बताना, मैं तो क्या कर सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं, मैं तो क्या कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को गौर करिए। मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो कर सकता हूं क्या, सजेस्ट कर सकता हूं। मैं तो क्या कर सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं। मैं तो क्या कर सकता हूं, तुम्हें सलाह दे सकता हूं। मैं तो क्या कर सकता हूं, तुम्हें सलाह दे सकता हूं। काम करोगे या नहीं करोगे वो कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करो। लेकिन जब ये बात ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा था भाई मैं तो दूंगा तुम्हें क्या, ऑर्डर। क्या दूंगा, ऑर्डर। और ये काम तुम्हारा करना क्या बन जाएगा, बन जाएगी तुम्हारी मजबूरी, बन जाएगी तुम्हारी क्या, ऑब्लिगेशन। मतलब तुम ऑब्लिगेट हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे इसको करने के लिए। क्यों हो जाओगे, क्योंकि मैं हूं किसमें, पावर में।
मैं हूं किसमें? पावर में हूं। मेरे पास क्या है? अथॉरिटी है। मेरे पास क्या है? अथॉरिटी है। तो सेंटेंस से अगर आपको फीलिंग आ रही है ऑर्डर की, ऑब्लिगेशन की, या बोलने वाला जो है वो अथॉरिटी शो कर रहा है, अथॉरिटी पोर्ट्रे कर रहा है, तो आप यूज करिए मस्ट का। अगर आपको लग रहा है कि सजेशन वाली टोन में बात कही जा रही है या एडवाइस वाली टोन में बात कही जा रही है, तो आप यूज करिए किसका? शुड का आप यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि उस काम को आपकी ड्यूटी के साथ जोड़ा जा रहा है, किसके साथ? ड्यूटी के साथ, तो आप यूज करिए ought to का। किसका यूज करिए? ought to का यूज करिए। अब जरा यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को मेरी, कि यहां पर अगर मैं ought to लिख दूं तो ये सिचुएशन कैसी हो सकती है? ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लो तुम, ट्रैफिक वाले ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे पास पैसे वैसे थे नहीं, तो तुम्हें वो थाने में ले गया, कोर्ट में तुम्हारी तारीख पड़ी, तो ये बात तुमसे कौन कह रहा है? जज कह रहा है। क्या कह रहा है? जज कह रहा है यार तुम्हें ट्रैफिक नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। ये क्या है? हमारे ट्रैवलिंग, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो हमारा ट्रैवल, जो फॉलो ट्रैफिक रूल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह बात लिखी है कि हर सिटीजन को जो ट्रैफिक के नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, और नहीं पालन करोगे तो तुम्हें सजा वजा जो भी है हो सकता है। तो ये क्या, वो उससे तुम्हारी ड्यूटी बता रहा है। कह रहा है कि कल को तुम्हारी गाड़ी के नीचे 2 लोग आ गए, तुम्हारा दोस्त, 4 दोस्त में से 3 निकल लिए ऊपर, अगर गिर गए वहां पर, तो वो क्या कह रहा है? तुम्हारी ड्यूटी से जोड़ रहा है उस चीज को। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? ought to यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ought to। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेवल 1 के सवाल पर आते हैं। लेवल 1 के सवाल जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाएंगे, लेवल 1 के सवाल जो इस बात को लेकर एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाएंगे, लेवल 1 के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाएंगे। देखिए, इस बात को भी समझिए कि जो कंटेंट मैं क्लास में डिलीवर कर रहा हूं, आपको ये बात मैं सेवरल टाइम्स बोल चुका हूं, वो आपकी बाइबल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और बाहर का ज्यादा ना पढ़ना पड़े, वो आपकी बाइबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसको कवर करना है, ठीक है। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि आपको ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाओगे ना, सब कुछ वहीं से मिलेगा जो आपने क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। आपने जो क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, पहला सवाल देखते हैं। आईबीपीएस पीओ का सवाल है, आई थिंक 2016, 17 या 18 में से किसी एक साल पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं पूछा गया था, मैं लगा रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि अगर मैं कुछ लिखूंगा तो आप उसका उल्टा ही आंसर दोगे, इसीलिए मैं आपकी सोच पर छोड़ रहा हूं कि आप यहां पर यू डैश कम ऑन टाइम और बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, यू डैश कम ऑन टाइम और बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अब देखो, यहां पर 2 चीजें समझने वाली हैं, यहां पर 2 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यहां तक तो कुछ भी आ सकता था, यहां तक तो कुछ भी आ सकता था। पहली बात तो हमें अपने दिमाग में यह फिट करनी है कि यहां तक तो कुछ भी आ सकता था, क्योंकि हम सीख चुके क्यों कुछ भी आ सकता था, हाँ या ना। लेकिन जो एक आंसर आ रहा है यहां पर, जो एक आंसर तय हो रहा है, वो तय किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है, हाँ है ना। जो एक आंसर आ रहा है वो किसके, तो आप याद रखिए कि मॉडल से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता कि जाओ कुछ भी फिल कर लो, नहीं। उसमें हमेशा आपको क्या मिलता है? संदर्भ। संदर्भ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। क्या मिलता है उसमें? कॉन्टेक्स्ट मिलता है, और उस कॉन्टेक्स्ट को समझकर हमें राइट मॉडल फिल करना होता है। तो यहां पर अगर कोई कह रहा है यू डैश कम ऑन टाइम और बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, तो वो ये कह रहा है कि तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, नहीं तो तैयार हो जाओ किसके लिए? गाना सुनने के लिए। तैयार हो जाओ गाना सुनने के लिए, नहीं। ये होता है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक क्या है? एक इडियम है। क्या है? एक इडियम है। इसका मतलब होता है टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना, परिणाम भुगतने के लिए तैयार
हो ना। अब मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे कह रहा है यू डैश कम ऑन टाइम, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। तुम एक ऑफिस में काम करते हो, जाते हो सुबह ही सुबह ऑफिस में एंटर करते हो, 10 मिनट तुम लेट हो, तो क्या ऑफिस का चपरासी तुमसे कहेगा कि यू मस्ट कम ऑन टाइम और बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो? कूट दोगे तुम उसको रोक के, क्या देगा? क्या वो तुम्हें नहीं कह पाएगा। ये कौन कह सकता है बात? ये वो इंसान कह सकता है जिसके पास क्या होगी? पावर होगी, अथॉरिटी होगी। और अथॉरिटी किसके पास होगी? ऑब्वियसली हमारा बॉस वगैरह रहा होगा, वही हमसे कहेगा कि परिणाम भुगतने के लिए क्या रहिए? तैयार रहिए, अगर आप समय पर नहीं आए। और जब बात आई, वो कह रहा है, बॉस तो ये कहेगा ना, मैंने तो डिसाइड कर लिया, तुम्हें तो समय पर आना ही पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस नहीं है। ये नहीं कह रहा कि तुम सोच लो आओगे या नहीं आओगे, वो कह रहा है तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड इफ इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड वी हैव टू यूज मस्ट। हमें क्या यूज करना है? हमें मस्ट का जो है वो इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? हमें मस्ट का जो है वो इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप करो। दूसरा सवाल लिखेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आते हैं दूसरे सवाल पर। यू डैश फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31st March. You dash file your income tax return before 31st March or you may be penalized. Or you may be penalized. You dash file your, ध्यान से देखिए, you dash file your income tax return before 31st March or you dash be penalized. You dash be penalized. अब देखो, यहां पर अगर हम पहली नजर में देखेंगे तो हमें शायद शुड भी आता दिखाई दे, शायद हमें ought to भी आता दिखाई दे, मस्ट भी आता दिखाई दे। लेकिन अगर हम बात की क्लैरिटी को समझे, जो बातें मैंने कही हैं उसकी क्लैरिटी में जाएं, तो देखो यहां तक तो आंसर डिसाइडेड ही नहीं है, यहां तक तो आंसर डिसाइडेड ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहां पर। यानी आंसर जो तय कर रहा है वो क्या है? और यू में भी पेनलाइज्ड है ना? ये कह रहा है नहीं तो क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। नहीं तो क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। अगर तुम्हें कोई पेनल्टी का डर दिखा रहा है, नहीं तो तुम उसका खून मत कर देना, नहीं तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम उसका खून मत कर देना, नहीं तो उसे क्या हो जाएगी? तुम्हें क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी। वो क्या कर रहा है? तुम्हें पेनल्टी का डर दिखा रहा है, यानी वो तुम्हें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है वो तुम्हें। क्या कर रहा है? वो तुम्हें ऑब्लिगेट कर रहा है, कह रहा है कि देखो ये पेनल्टी दिख रही है ना, ये पेनल्टी, ये जो तुम्हें पेनल्टी दिख रही है ना, ये लग जाएगी, ये लग जाएगी। मजबूर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मजबूर कर रहा है। जब तुम्हारे पास मोबाइल में मैसेज आता है कि भाई रिचार्ज करा लो, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कनेक्शन बंद हो जाएगा, आता है ना? तो क्या लिखा आता है? देखना कभी क्या लिखा आता है? यू मस्ट रिचार्ज योर अकाउंट बिफोर, और आगे कहते हैं नहीं तो योर कनेक्शन विल बी डिस्कनेक्टेड, नहीं तो योर कनेक्शन विल बी डिस्कनेक्टेड। जब आपको, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपको किसी चीज का फियर दिखाया जाए, ऑब्लिगेट किया जाए, मजबूर किया जाए, ऐसी चीज दिखाई जाए जो आपको लगता है होनी नहीं चाहिए, या जिससे आपको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, या जिसकी वजह से आप उस काम को करने के लिए क्या हो जाएं? मजबूर हो जाएं, तब हम हमेशा किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो ऑब्लिगेशन और ऑर्डर, क्या हमने डिस्कस किया? यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? देखो, ऑर्डर और ऑब्लिगेशन। ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब हो गया पावर। ऑर्डर मतलब क्या हो गया? पावर।
ऑब्लिगेशन मतलब क्या? मजबूरी। मजबूरी मतलब एक डर क्रिएट करना या फिर कुछ ऐसी चीज बता देना जो होनी नहीं चाहिए। एक ऐसा डर क्रिएट करना या कुछ ऐसा बता देना जो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा यू मस्ट गेट अप ऑन टाइम और यू विल मिस द एग्जाम, और यू विल मिस द एग्जाम। क्या दिखा दिया? डर दिखा दिया कि एग्जाम क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अब क्या हो गए तुम? जल्दी उठने पर क्या हो गए? मजबूर हो गए। जल्दी उठने पर क्या हो गए? मजबूर हो गए। आंसर के लिए हिंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बच्चे समझते नहीं है, हिंदी के ट्रांसलेशन में मात खा जाते हैं। जब लगे पावर, जब लगे पावर मस्ट, जब लगे पावर मस्ट, जब लगे कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है जो होना नहीं चाहिए, जो होना नहीं चाहिए, हमेशा मस्त लगाना। हमेशा क्या लगाना? मस्त लगाना। तुम्हारा दिल कहेगा कि शुड भी आ जाएगा क्योंकि तुम बहुत बड़े अनुवादकारी हो, तुम ट्रांसलेट करोगे एग्जाम में, और फिर तुम्हारा दिल कहेगा मस्ट भी सही, शुड भी के सही, और दोनों ही ऑप्शन में दिखे होंगे, फिर तुम कहोगे दोनों ही नहीं, आंसर तीसरा ही होगा, और तीसरा लगा के तुम आगे बढ़ जाओगे वहां पे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, ये बात क्लैरिटी रखनी है। क्लियर है बेटा सभी को? अगर क्लियर है एक बार यस टाइप करो। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। पहले मस्ट का देख लिया, थोड़ा एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने किसी क्लोज टेस्ट का एक छोटा सा पार्ट उठाया हुआ है। पूरा क्लोज टेस्ट था, 5 ब्लैंक्स थे उसमें, बैंक का ही एग्जाम था, लेकिन मैंने पूरे 5 ब्लैंक नहीं उठाए, मैंने सिर्फ एक हिस्सा उठाया हुआ है ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि यहां पर देखो बात हम कितने आसानी से समझ सकते हैं अगर हमारे मन में जो है क्लैरिटी हो। अगर हमारे मन में क्या हो? क्लैरिटी हो। देखो भाई, शो होने से कुछ नहीं होता, जो दिख रहा है ना आंसर वो होता है। शो होने को तो बहुत कुछ शो हो सकता है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ना, जो कही जा रही है आंसर वही है। एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होता। एग्जामिनेशन में आपको जो दिख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है एग्जाम का, जो है ना उससे लेना देना है, और जो है वही समझना एग्जाम की तैयारी है। वही समझना क्या है? एग्जाम की तैयारी है। हम बचपन से हिंदी पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इंग्लिश को अगर हम उससे रिलेट करने लग जाएं तो हमारी अंग्रेजी भी खराब होती है, हिंदी तो खराब होती है, वो तो होती है। आई बात समझ में? कभी हम राइट ट्रैक पे नहीं आ पाते। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर तो इतने दिनों से जब क्लास लगा रहा हूं, बार बार किस बात पर जोर दे रहा हूं? कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए। किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे, और कॉन्सेप्ट मस्ट का क्या कहता है? ऑर्डर की झलक या ऑब्लिगेशन की झलक लेकर तो मस्ट ही आएगी। फिर तुम्हें चाहे कुछ भी लगता रहे, फिर तुम्हें चाहे कुछ भी लगता रहे, ऑर्डर और ऑब्लिगेशन की झलक मस्ट आंसर लेकर आएगी, मस्ट आंसर लेकर आएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर देखिए, यहां तक अगर मैं देखूं तो कहानी बड़ी धुंधली सी मालूम पड़ेगी, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने सीखा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे उसने भूमिका बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उसे एक ही आंसर चाहिए था। क्योंकि उसे क्या चाहिए था? एक ही आंसर चाहिए था, और उस एक ही आंसर को देने के लिए उसने क्या किया? उसने आगे ये कहानी लिखी। इफ यू पे हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना।
क्या होता है? ध्यान देना। कहा जा रहा है इफ यू पे हीड टू माई एडवाइस, अगर तुम मेरी सलाह पर ध्यान दो, अगर तुम मेरी सलाह पर ध्यान दो तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे? कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यहां पर जो मेन फोकस वाला वर्ड है वो क्या है? एडवाइस है। मेन फोकस वाला वर्ड क्या है? एडवाइस है, कि अगर तुम मेरी सलाह पर ध्यान दोगे तो तुम्हें क्या है? कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं, जो रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे शुड। किसका यूज करेंगे बेटा? शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? शुड का यूज करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं लेवल 2 पर। ये सेंटेंस देखिए, एग्जाम से उठाया हुआ सवाल है ये मेरा, आई थिंक 2019 का पेपर का सवाल है। व्हेन ही कंप्लीटेड, व्हेन ही कंप्लीटेड, वाह मेरे शेर वाह। इस बात का जवाब मैं क्या दूं तुम्हें? मैं कह रहा हूं ना, जो दिख रहा है ना उसको मत मान मेरे भाई, जो है ना उसको मानो। तुम्हें अगर झलक दिख रही है ऑर्डर की और कॉन्सिक्वेंस की तो आंसर मस्ट आएगा। तो आंसर क्या आएगा? मस्ट आएगा। तुम्हें लग रहा है उससे कुछ नहीं होता, लग रहा है का आंसर थोड़े, लगता तो हमें बहुत कुछ है। लगता तो हमें ये है कि एक दिन हम रॉकेट बन के आसमान में उड़ जाएंगे, लगता तो एक दिन हमें ये कि हम चड्डी पहन के सुपरमैन बन जाएंगे, हैं? तो क्या ऐसा बन जाओगे तुम सुपरमैन? नहीं बनोगे ना। बनोगे तुम कैसे? जो होगा वही तो होगा ना। सत्य, कहते ना, सत्य जो है वही है, बाकी कुछ नहीं है इस दुनिया में। जो भी है वो क्या है? सत्य ही है बस। तो जो सत्य है वो ये है कि अगर आपको ऑर्डर और पावर दिख रही है, ऑब्लिगेशन दिख रहा है, तो आप मस्ट यूज करिए। क्या यूज करिए? मस्ट का यूज करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, प्यारा सा सवाल है एकदम। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो, इतने लंबे चौड़े सेंटेंस एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, इतने लंबे चौड़े सेंटेंस एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और उसको लेकर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एक बात मैं बता देता हूं, आपने जो भी आंसर दिए सारे ही गलत है अभी तक जो भी आंसर आप टाइप करो सारे ही गलत है। कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अब ये दो सवाल हैं, दोनों ही एग्जाम में आए हो। ये मेंस का सवाल है, ये प्री का सवाल है। फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है क्योंकि बेहतर तरीके से मैं आपको ऐसे समझा पाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम कोई भी मॉडल लें, जैसे हमने सपोज करो कैन लिया। क्या लिया? कैन लिया। हमने क्या लिया? कैन लिया। ठीक है,
अब कोई भी मॉडल हमने सपोज करो विल लिया, कोई भी मॉडल हमने विल लिया, तो हमें पता है कि जो मॉडल है ये इनकी फॉर्म्स होती हैं, राइट। जैसे कैन का पास्ट हम जानते हैं क्या होता है, कुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। उसी तरह से शल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, शुड होता है। शल का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, शुड होता है। अब देखो सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई कैन लिफ्ट दिस बैग, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई कैन लिफ्ट दिस बैग, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस बैग को उठाने की क्षमता है ना, कि मैं इस बैग को उठा सकता हूं। तो ये भाई कौन से टाइम की बात कर रहा है, यहां तो प्रेजेंट की कर रहा है, या फिर कहां की कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है ना, यहां तो वर्तमान की कर रहा है या भविष्य की कर रहा है ये वाली बात। तो कैन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कर लेते हैं। लेकिन सपोज करो इसको ये बात अभी की ना करके पास की कहनी थी, इसको कहना था कि कल मैं ये बैग उठा सकता था बट आज नहीं उठा सकता, आज मेरी तबीयत खराब है। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा आई कुड लिफ्ट दिस बैग। क्या कहेगा, आई कुड लिफ्ट दिस बैग, और आगे कोई टाइम वाइम लगा देगा, जैसे यस्टरडे हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। तो उसी प्रकार से एग्जामिनेशन में जैसे कोई सेंटेंस आया, जैसे मैंने कहा ही सेड दैट ही कैन कम, ही सेड दैट ही कैन कम। हम इस बात को जानते हैं कि ये बात पास्ट में हो रही है, तो आगे भी क्या आता है, पास्ट ही आता है। हम यहां पर कुड लगाएंगे, हम यहां पर क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। अब जरा आ जाओ इधर इन दोनों सेंटेंसेस पे, इनका मतलब मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस कहता है व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। मुझे बस एक बात बता दीजिए आप सारे, बहुत ही ध्यान से सोचकर, ये जो बात कही जा रही है ना व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ये कौन सी समय सीमा में कही जा रही है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? ये जो बात कही जा रही है व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कौन सा टाइम है ये? पास्ट का है ना, इतना तो हम जानते हैं। पास्ट का है मतलब इसकी ग्रेजुएशन क्या हो गई, खत्म हो गई होगी ना पास्ट में। कहां हो गई होगी, पास्ट में खत्म हो गई होगी। अग्री करते हो इस बात को? तो अब कह रहा है ही मस्ट गो टू द सिटी टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट। तो ये शहर जाने वाला काम भी कब हुआ होगा, पास्ट में। बात हो रही है कहां की, पास्ट की। जब इसने क्या कर ली थी, ये देखो वैन लगा हुआ है ना, मतलब क्या, जब इसने क्या कर ली थी, ग्रेजुएशन, तब ये कहां गया, सिटी में गया। क्या करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। बात कहां की हो रही है, पास्ट। बात कहां की हो रही है, पास्ट की। बचपन से पढ़ते हुए आए कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। लेकिन किसी ने आज तक हमें किसका पास्ट नहीं बताया, मस्ट का पास्ट नहीं बताया किसी ने हमें। किसी ने हमें मस्ट का पास बताया ही नहीं। हमने पूरे पूरे मॉडल पर डाले, लेकिन किसी ने मस्ट का हमें पास बताया नहीं। और एग्जामिनेशन में हमेशा उन्हीं चीजों को लेकर सवाल होते हैं जो कॉमन नहीं होती, जो हर बच्चे को पता नहीं होता। तो याद रखिए कि अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू मस्ट कम ऑन टाइम, तो ये ऑब्वियसली बात है मैं प्रेजेंट या फ्यूचर के रेफरेंस में ही कह रहा हूंगा, है ना, कि तुम्हें समय पर आना ही होगा, या तो प्रेजेंट अभी या फिर आगे रेफरेंस में। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां की, पास्ट की, तो मैं यूज नहीं कर सकता। मस्ट का इस्तेमाल हम सिर्फ प्रेजेंट को या फ्यूचर को डिनोट करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्रेजेंट को या फ्यूचर को डिनोट करने के लिए करते हैं। अगर हमें पास्ट की बात करनी है, अगर हमें पास्ट की बात करनी है, तो याद रखिएगा मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है, मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है, क्या होता है, हैड टू होता है। क्या होता है, हैड टू होता है। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि मस्ट की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, हैड टू है। तो अगर बात हो जाए मजबूरी की, किसकी, मजबूरी की, और वो मजबूरी अगर पास्ट की है, वो मजबूरी अगर कहां की है, पास्ट की है, कहा जा रहा है कि जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब उसकी मजबूरी बन गई कहां पर, शहर में जाना। किसके लिए, नौकरी के लिए। मजबूरी कब बनी थी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, नहीं, पास्ट में बनी थी।
और अगर पास्ट में बनी थी तो भाई हैड टू लगाओ ना, मस्ट क्यों लगा रहे हो? आप हैड टू का इस्तेमाल करिए, मस्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हैड टू का आप इस्तेमाल करिए, मस्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसी नजर से जरा इस सवाल को देखिए, दूसरे वाले को। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जरा उसी नजर से इस सवाल को देखिए एक बार। वही बात हो रही है यहां पर भी, यहां पर भी वही बात हो रही है। देखो क्या कहा जा रहा है, when he got diagnosed with tuberculosis, जब उसको पता चला कि उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। कब पता चला? कब पता चला? पास्ट में ही पता चला ना। तब उसको क्या करना पड़ा? ट्यूबरक्लोसिस का पता चलने के बाद भी उसकी मजबूरी बन गई कि उसको क्या करना पड़ा? डेली काम करना पड़ा। डेली काम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उसको काम करना पड़ा। अगर करना पड़ा और फ्यूचर और प्रेजेंट की बात हो ही नहीं रही है तो क्या आएगा? हैड टू आएगा। क्या आएगा? हैड टू आएगा। क्या आएगा? हैड टू का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे जो हैं लेवल 2 के सवाल हैं जो बहुत सारे बच्चों को आते ही नहीं है, ना ही कभी उसको। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है माइट क्यों नहीं आएगा? माइट बेटा मे का पास्ट फॉर्म होता है। माइट जो है ना वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता। ये जो माइट वर्ड है ना, MIGHT, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, नॉट मस्ट। मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता ये, ठीक है? माइट उसका मे का होता है, ठीक है? चलिए, मुझे लगता है क्लैरिटी बनी होगी आप सभी के दिमाग में। अगर बनी है तो एक बार यस टाइप करिए प्लीज। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हमने क्या सीखा, मैं एक बार पैराफ्रेज करूंगा जिससे कि दिमाग में एक बार क्रिस्टल क्लियर इमेज बने जो हम सीख रहे हैं। हमने सीखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब बहुत जरूरी बात करने वाला हूं अभी ये। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई ये जो मस्ट है ना, पहली बात तो हमने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, मस्ट, शुड और ought to में सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहने वाला क्या दिखा रहा है अपनी, या फिर क्या दिखा रहा है अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है, ठीक है? अथॉरिटी दिखा रहा है, और अथॉरिटी ऑब्वियसली किसके सहारे दिखाई जा सकती है? ऑर्डर के सहारे दिखाई जा सकती है। या आपको कोई ऐसी बात हो जो मजबूर कर दे कोई काम करने के लिए, किसी चीज का डर हो सकता है ना? तो आपको क्या यूज करना है? मस्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? मस्ट यूज करना है। बात समझ में आई? लेकिन वहीं ध्यान से सुनेगा, लेकिन वहीं उस ओर अगर ये बातें किस रेफरेंस में हो रही हो? पास्ट के रेफरेंस में। किस रेफरेंस में हो रही हो? पास्ट के रेफरेंस में। वी कैन नॉट यूज हैव टू। हैव टू मैं सिखाऊंगा अभी, हैव टू यूज नहीं कर सकते अभी, ठीक है? हैव टू इज एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, जो हम सीखेंगे आगे, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे। हैव टू के बारे में भी एक लेक्चर है मेरा। हैव टू हो गया, ये जो हैड टू डिस्कस किया इसको दोबारा से एक बार, अभी उसका टाइम नहीं आया, अभी हम लेवल 2 पर आए हैं, ठीक है? पास्ट। लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो हम क्या यूज कर लेते हैं? हैड टू। पास्ट का क्या दिखाने के लिए? इनमें से कुछ भी। इनमें से कुछ भी अगर हमें क्या दिखाना है, पास्ट का दिखाना है, तो हम क्या यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं बेटा हैड टू का। किसका यूज कर लेते हैं? हैड टू का यूज कर लेते हैं। चलो अब बढ़ते हैं लेवल 3 पर। अगर आपने कुछ जेन्युइन सीखा है और आपको लगता है एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आएगा, तो एक बार जी टाइप करो फटाफट से। इंटरेस्ट देखना है मुझे एक बार, कितने इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो आप लोग मेरी बात को। चलिए, बहुत सारे जी आ चुके हैं एक बार। चलिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। फैबुलस जो कमेंट किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच फॉर द फैबुलस कमेंट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लेवल 3 पे मैं लेके जा रहा हूं आपको। द डॉक्टर said
to the patient that it must be malaria. The doctor said to the patient that it must be malaria. ये हमारा लेवल 3 है, हम और लेवल को उठाया, ठीक है। और मैंने यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिखा, द वेदर इज, नहीं, क्लाउडी, the weather was cloudy, it dash rain. The weather was cloudy, it dash rain. Option. Should. तीसरा. Had to. Fourth. Both. 1 and 2. Fifth, both 1, 2 and 3. चलो इन क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं एक बार, इन क्वेश्चंस को हम जरा एक बार टैकल करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पता है, हमें अगर इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो हमें पता है कि यहां पर भी बात पास की हो रही है, हाँ है ना। जरा अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि यहां पर भी जो बात है वो किसकी हो रही है, पास की हो रही है, सैड लिखा हुआ है, और यहां पर भी क्या कहा जा रहा है, पास्ट है, द वेदर वाज क्लाउडी लिखा हुआ है यहां पर। तो अगर यहां पर दोनों में बात पास की हो रही है तो हमने जो सीखा अभी उसके आधार पर हमें यहां पर हेड टू आना चाहिए, यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, हेड टू लगाना चाहिए, यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, हेड टू जो है वो आंसर के तौर पर आना चाहिए। अगर हम वाकई में रट्टू होते हैं और हम सिर्फ याद करते हैं तो पक्का हेड टू ही आना चाहिए, लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो यहां पर आंसर हेड टू नहीं है, यहां पर आंसर दोनों जगह ही क्या आएगा, मस्ट है। यहां पर मस्ट सही है और यहां पर भी मस्ट सही है। इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं और बड़े आसानी से समझ में आएगा। मैंने कहा ही हैज 4 cars, he must be very rich. क्या लिखा, he has 4 cars, he must be very rich. मैंने कहा the show was houseful, the movie must be very good. The show was houseful, the movie must be very good. ठीक है, अच्छा अंकुर बेटा टेंस का पहला चैप्टर याद करो, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। हेड के बाद जरूरी नहीं है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट बनाता है, लेकिन अकेला अगर हेड आता है तो वो क्या बनाता है, पॉजेसिव दिखाता है। मैंने कहा आई हैड अ कार, यानी मेरे पास कार हुआ करती थी, ठीक है। तो हेड जब अकेला होता है तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है आपको किसी भी चीज का पोजेशन, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर ये 2 सेंटेंसेस उसका आंसर दे देंगे। हमने अभी तक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक मस्ट को लेकर यह सीखा कि या तो वो ऑर्डर या फिर वो क्या, ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब इसका पहले मतलब लगा के देखते हैं, अगर सही होगा तो पता चल जाएगा ना। ही हैज 4 cars, ही मस्ट बी वेरी रिच, क्या ऐसा हो सकता है वो कह रहा है उसके पास 4 कार हैं, उसे तो अमीर होना ही पड़ेगा, ये कह रहा है क्या वो, कि उसे तो मेरा तो ऑर्डर है कि वो अमीर हो जाए, क्या ऐसा कह रहा है, यहाँ उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर होगा, क्या ऐसा हो रहा है, यस और नो, मुझे बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा ऑर्डर है वो अमीर हो जाए, क्या इसका मतलब ये है कि अरे उसको तो मैं मजबूर कर दूंगा अमीर होने के लिए, क्या ऐसा कहा जा रहा है कुछ, यस और नो, जरा आंसर दीजिए मुझे। आंसर है नहीं, इतना तो कॉमन सेंस हम रखते हैं, इतना तो कॉमन सेंस हम रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। उसी तरह से आ जाइए दूसरे वाले में, द शो वॉज हाउसफुल, शो क्या था,
हाउसफुल था, शो क्या था, हाउसफुल था। द मूवी मस्ट बी वेरी गुड, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि मेरा ऑर्डर है मूवी बढ़िया हो जाए, मूवी को बढ़िया होना ही पड़ेगा, मूवी की मजबूरी है कि उसे अच्छा ही होना पड़ेगा। ऐसी बातें तो यहां पर नहीं की जा रही, ऐसी बातें तो यहां पर नहीं की जा रही। आते हैं मस्ट के उस यूज पर जो यूज हमें कोई नहीं सिखाता, और वो यूज है क्या, एजम्पशन यानी क्या, अनुमान। एजम्पशन यानी क्या, अनुमान। जब हम किसी चीज को लेकर क्या लगा रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं कि ऐसा होगा। जब हम किसी चीज को क्या लगा रहे होते हैं, किसी चीज को लेकर अनुमान, एक वर्ड होता है अंग्रेजी का प्रेडिक्शन, सुना होगा आपने। जब हम किसी चीज को लेकर एजम्पशन या प्रेडिक्शन लगा रहे होते हैं किसी प्रूफ के आधार पर, हमने कहा उसके पास 4 गाड़ी है, मेरा अनुमान है क्या क्या रहा होगा, बहुत अमीर रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। कैसे कैसे लगाया मैंने ये अनुमान, क्योंकि मुझे पता है उसके पास क्या है, 4 गाड़ी है। किसी प्रूफ के आधार पर अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा हो सकता है, तुम डॉक्टर के पास, तुम मूवी देखने का, तुमने टिकट मूवी देखने के लिए तुम जा रहे थे, तुमने देखा शो तो क्या है, हाउसफुल है। इतनी भीड़ को देखकर तुमने क्या अनुमान लगाया कि मूवी क्या रही होगी, बहुत ही बढ़िया रही होगी, मूवी क्या रही होगी, बहुत ही बढ़िया रही होगी। आई बात समझ में। क्रिकेट कमेंट्री में बहुत यूज करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री में भी बहुत यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम किसी चीज को लेकर क्या लगाएं, अनुमान लगाएं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, किसके आधार पर, किसी तथ्य के आधार पर। अब मुझे एक बात बताना, इस बात को अच्छे से समझने के लिए, क्या कभी ऐसा हो सकता था कि कोई ये कहता कि ही हैज 4 कार्स, ही मस्ट बी अ भिखारी? ऐसा हो सकता था क्या? क्या अनुमान हो सकता है कभी ये, यस और नो? क्या ये अनुमान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करेगा उसको, ये स्टेटमेंट उसे सपोर्ट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट के आधार पर आप अगर रीजनिंग करते हो तो उसमें सवाल आते हैं एजम्पशन और इन्फ्रेंस के। अंग्रेजी में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्रेंस और एजम्पशंस के सवाल आते हैं, उसमें एजम्पशन का मतलब होता है अनुमान। आप क्या अनुमान लगाते हैं इस जानकारी के आधार पर? तो इस जानकारी के आधार पर बोलने वाले ने क्या अनुमान लगाया कि वो अमीर है। क्या है वो? अमीर है। इस जानकारी के आधार पर बोलने वाले ने क्या अनुमान लगाया कि वो क्या है, बहुत ही बढ़िया है मूवी। क्या है वो? बहुत ही बढ़िया है मूवी। तो याद रखिए, अनुमान के लिए, किसके लिए? अनुमान के लिए हम यूज करते हैं किसका? मस्ट का। और जब अनुमान के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट में मस्ट, प्रेजेंट में मस्ट, फ्यूचर में मस्ट, और पास्ट में भी क्या? पास्ट में भी क्या? मस्ट। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, इसी वजह से आप देखोगे ये सेंटेंस भी किस में लिखा हुआ है? पास्ट में लिखा हुआ है। फिर भी मैंने यहां पर मस्ट चेंज नहीं किया, मस्ट ही रहेगा, मस्ट ही रहेगा। अब आ जाओ जरा इस सवाल पर। अभी क्या ये क्लियर हो सकता है हमें? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा। क्या डॉक्टर ने पेशेंट से यह कहा कि तुझे तो मलेरिया होके ही रहेगा, कि मैं तो तुझे मलेरिया करवा दूंगा, मेरा ऑर्डर है तुझे मलेरिया हो जाए? क्या ये कहा डॉक्टर ने? ये तो नहीं कहा होगा। मैं, या फिर ये कहा कि मैं तुझे मजबूर कर दूंगा तुझे मलेरिया हो जाए? ये नहीं कहा। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि तुम्हारी हालात देखकर मेरा ऐसा अनुमान है कि तुम्हें क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। कि तुम्हें क्या हो सकता है? मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है तुम्हें क्या है? मलेरिया है। मुझे लगता है तुम्हें क्या है? मलेरिया है। तो टेंस की झंझट छोड़ो, एजम्पशन आ रहा है तो मस्ट ही आंसर होगा। एजम्पशन आ रहा है तो मस्ट ही आंसर होगा, कोई और आंसर हो नहीं सकता। आ जाइए दूसरे पे। द वेदर वॉज क्लाउडी, पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हाँ या ना? द वेदर वॉज क्लाउडी, वेदर कैसा था? क्लाउडी था। इट डैश रेन, तो क्या ये कहा जा रहा है कि बारिश हो जाए, ये मेरा ऑर्डर है, बारिश हो जाए, ये मैं बारिश की मजबूरी बना दूंगा? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है मेरा अनुमान है कि बारिश हो सकती है, मेरा अनुमान है कि बारिश हो सकती है। इट मस्ट रेन, क्या लिखेंगे? इट मस्ट रेन। ठीक है, तो एजम्पशन जो हमने बात सीखी थी ना बेटा यहां पर, कि मस्ट का यूज करते हैं पावर, अथॉरिटी, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन के लिए, किसमें? प्रेजेंट में और फ्यूचर में। लेकिन जब पास्ट में करते हैं तो क्या लगाते हैं? हैड टू लगाते हैं। लेकिन अगर बात करनी है हमें किसकी?
एजम्पशन की, किसकी बात करनी है? एजम्पशन की या अनुमान की। तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, लगाना तो क्या है हमें? मस्ट का ही इस्तेमाल करना है, मस्ट का ही इस्तेमाल हमें करना है। मुझे लगता है बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल हो सकता है, इट मे रेन भी हो सकता है। मे ऑप्शन में दिख रहा है क्या बेटा? ऑप्शन में तो नहीं है ना, लेकिन मैं इस बारे में बात करूंगा, इस बारे में भी बात करूंगा। जो तुम्हारा सवाल है ना, ये तुम्हें खा जाएगा अंदर ही अंदर। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच इतने वंडरफुल वंडरफुल कमेंट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखो, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर यहां पर मे हो सकता है, मे आ जाएगा। तो उसका जवाब मैं बता देता हूं, उसका जवाब मैं बता देता हूं कि मे आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, मैंने कहा राम जो है बहुत ही क्यूट बेबी है, ठीक है, मैंने ये कहा। तो क्या तुम मुझसे ये पूछोगे कि सर यहां राम की जगह श्याम आ सकता है क्या? सर मेरा नाम लिख दो यहां पे। आ तो कुछ भी सकता है, आ तो क्या हो सकता है। सवाल ये, बात कही क्या जा रही है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बात ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे तो फिर दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि चार सेंटेंस, चार वर्ड्स, अगर मैं कहूं राम इज अ क्यूट बेबी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ए किसी और सेंटेंस में यूज नहीं होगा, क्यूट किसी और सेंटेंस में यूज नहीं होगा, बेबी किसी और सेंटेंस होगा। बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं तो होगा यूज। ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे हो इनका काम खत्म हो गया यहाँ पर। तो भाई कुछ भी आ सकता है। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड क्या करता है मेरे भाई? क्या करता है बताओ? ऑप्शन। क्या ऑप्शन? ये दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन आपको। ऑप्शन क्यों देता है एग्जामिनर? इसी तो देता है ताकि ये सवाल ना आए तुम्हारे दिमाग में। आई बात समझ में? इसीलिए ऑप्शन दिए हुए। क्या दिख रहा है मैं यहां पर आपको? तो जब दिख नहीं रहा तो फिर आएगा कैसे? खुद का ऑप्शन छठा तो लगा के नहीं आओगे वहां पर। चलो, क्लैरिटी बन गई होगी इसमें। आते हैं अब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वंडरफुल 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 कमेंट्स। इतने सारे वंडरफुल कमेंट्स करते हो, मजा ही आ जाता है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेसिक बिल्डअप कर देता हूं। पहले तो मैं ओट 2 को डिस्कस कर लूं थोड़ा सा। इसको लेकर आपको एग्जाम में बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मतलब ये आपके सरदर्द का कारण कभी नहीं बनेगा। सरदर्द का कारण हमेशा मस्ट बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं बता देता हूं। इसके साथ चीजें बहुत साफ साफ होती हैं, ठीक है। इसके साथ वर्ड्स मिलेंगे आपको, वी डैश अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी डैश रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। अब देखो, इसके साथ मैं इस पर ज्यादा समय भी नहीं बिताऊंगा, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं कि दोनों ही सवाल ना ही इसी तरीके के, इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जब तक मैं ओट 2 बताऊंगा नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको भी और मेरी को भी। एक बार मैं समझा देता हूं इसको, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे आपको अटकाएगा एग्जामिनर। यहां पर देखिए, आपके सामने अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं, अबाइड मतलब पालन करना, आई बात समझ में? फॉलो करना, या फिर क्या करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना, या फॉलो करना, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी आंसर की क्या हो सकती है? ऑट टू हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑट टू हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऑट टू हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑट टू हो सकती है। वी ऑट टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू बेटा। वी ऑट टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं समझने के लिए, ना ही इसमें दिमाग लगेगा, और ना ही एग्जाम में आएगा, ना ही। हालांकि कुछ टीचर्स सिर्फ इतना ही पढ़ा के ओट 2 खत्म कर देते हैं, लेकिन इतना है नहीं। बहरहाल जो भी है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता एग्जाम में। वो जमाने निकल गए। ये आया करता था कभी एसएससी के एग्जाम में, पूछा करते थे 2013 2014 में, 12 में। अब वो जमाने बहुत पीछे छूट गए। बैंक का पेपर तो वैसे भी एसएससी से ऊपर ही आता है।
चलो वेदर वाला रिपीट कर देता हूं बेटा एक बार, पहले जरा इसको मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ाया हूं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कोहली कैन प्ले। क्या कहा मैंने? कोहली कैन प्ले वेल। बिल्कुल बेसिक बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कोहली कैन प्ले वेल, ये मॉडल है बेटा, हाँ है ना? और ये क्या है आपका? मेन वर्ब। ये क्या है आपका? मेन वर्ब है। अगर देखो, अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, क्या करना हो? नेगेटिव करना हो, तो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूं। मैं करता हूं क्या? कोहली कैन नॉट, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर कैन नॉट साथ भी लिख सकता हूं, ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा कुछ और है। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कोहली कैन नॉट प्ले वेल, या फिर कैन नॉट एक ही वर्ड होता है, उसको भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो उसी तरह से अगर मैं कोई और नेगेटिव वर्ड लेके आऊं, कोहली कैन नेवर प्ले वेल, कोहली कैन नेवर प्ले वेल। ठीक है, उसी तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोहली कैन ऑलवेज प्ले वेल। क्या लिख सकता हूं? कोहली कैन ऑलवेज प्ले वेल। अब देखो, इस बात को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं किसी काम का ना होना या किसी काम का होना दिखा रहा हूं किसी शब्द के सहारे, चाहे वो नॉट रहे, चाहे वो नेवर रहे, या फिर वो मान लो क्या रहे, ऑलवेज रहे, ये किसी काम की क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कौन सा काम कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है। तो आप जरा जगह देखिए, जिस जगह पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, जिस जगह पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, वो जगह कौन सी है? वो जगह है मेरी मॉडल और मेन वर्ब के बीच में। कहां पर है वो? मॉडल और मेन वर्ब के बीच में। यानी जब भी मैं, और अगर और आसान भाषा में कहूं तो मैं ये कह रहा हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जब भी हम नो नॉट नेवर यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? नॉट नेवर यूज करते हैं तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में करते हैं। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ओट टू का इस्तेमाल करके। ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ओट टू का इस्तेमाल करके। एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ओट टू से अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो वो सवाल यहीं से आएगा, वो सवाल यहीं से आएगा। जरा मुझे, जरा अपना ज्ञान का जो दरबार है उसको खोल कर एक बार आंसर करिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। यहां पर आराम से सोच लो, 10-15 सेकंड का टाइम है, आराम से सोचिए, मुझे बताइए आंसर क्या है।
चलिए आंसर जितने दोनों दिए अभी तक सबके गलत हैं, एक बच्चे का आंसर राइट है, बाकी सबके गलत हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। अभी जरा एक बार उसका असेसमेंट करते हैं। ये मॉडल हो गया बेटा, है ना? ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया? मॉडल हो गया। अग्री करते हो सारे? ठीक है। उसी तरह से हम जानते हैं कि अगर ये मॉडल है और ये मेन वर्ब है तो नेवर की जगह तो बीच में होती है ना? तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए, है ना? ये रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये तो बीच में है नहीं, इसने तो मॉडल ही को तोड़ डाला बीच में से। ये गलत होना चाहिए क्योंकि इसमें पहले लिख दिया, है ना? और ये भी गलत होना चाहिए क्योंकि ये तो पता नहीं कहां ले गया, मेन वर्ब के बाद ही लिख दिया इसने। ठीक है, ये तो अलग ही इसने न्यारे काम कर दिए यहाँ पे। अब जरा इस बात को समझो, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि अगर यही आंसर होता तो मैं आपको कराता क्यों ये सवाल? आंसर तो ये नहीं है, आंसर तो ये नहीं है। इसके लिए हम कुछ समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आंसर मैं बताऊंगा सही कौन सा है, क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्ले, क्या लिखा? आई वॉन्ट टू प्ले। क्या लिखा? आई वॉन्ट टू प्ले। अब जरा आप इस बात को समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें क्रिया कौन सी है, जो क्रिया वर्ब है वो कौन सा है, आप सारे कहोगे क्या? वॉन्ट। लिख क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, हाँ है ना? क्या है ये? वॉन्ट है। अगर आप में से किसी के दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप एक बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप डाउट में आ जाओ कि क्रिया कौन सी है, उसका समय बदल दो, तो आपका भी समय बदल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्रिया कौन सी है। आप आई वॉन्ट टू प्ले की जगह क्या लिखोगे? अगर आप इसका टाइम चेंज करते हो तो क्या लिखना पड़ेगा? आई वॉन्टेड टू प्ले लिखना पड़ेगा, है ना? बदला क्या? ये बदला, तो जो बदला वही क्रिया, जो बदला वही क्या हो गया? क्रिया। तो हमने पहचान ली यहां पर वॉन्ट क्या है? वर्ब है। सवाल बनता है ये प्ले क्या है? प्ले भी तो काम ही है, तो फिर ये प्ले क्या है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? इन्फिनिटिव के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव के नाम से। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है, एक जगह लिखा होता है टू, और टू के बाद लिखा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं ये टू लिखा हुआ है और टू के बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहां पर ये क्या है? इन्फिनिटिव है, टू प्ले। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि ये इन्फिनिटिव है, टू प्ले, तो जैसे मैंने कोई और सेंटेंस लिखकर बताया था, मैंने कहा he loves to sing, he loves to sing। तो आपका वर्ब कौन सा है? लव। और ये टू सिंग क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव क्या है? बड़े ही इनके अंदर बहुत ही घमंड होता है, ये कभी भी टूटते नहीं है। टूटते नहीं है से मेरा मतलब क्या? इनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता, इनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी ऐसे लिख दूं he loves to not sing, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल होता नहीं है, ये कभी भी टूट नहीं सकते। लिखे जाएंगे तो साथ ही लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे तो साथ ही लिखे जाएंगे, वरना ये लिखे नहीं जा सकते। बात समझ में आई? और उसी प्रकार से जैसे ये इन्फिनिटिव नहीं टूटते, मॉडल भी नहीं टूटते, मॉडल भी नहीं टूटते। अब आ जाओ जरा सवाल पर। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो पहला सेंटेंस क्यों गलत है वो तो मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन दूसरा पहले डिस्कस करते हैं क्यों गलत हो गया। दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया। दूसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया। ओट टू एक मॉडल था, बीच में लगा दिया नेवर। मॉडल टूटता नहीं है, सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया आपका। आ जाओ इस पे, चौथे पे। तीसरा राइट आंसर है, बता देता हूं, पता चल गया होगा अभी। चौथे पे आ जाओ। चौथा क्यों गलत हो गया? चौथा इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये जो नेवर है आप कहां पर ले गए? ये आपका मॉडल है, ये आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद तो दुनिया में कभी मॉडल, कभी भी नेवर नॉट लिखा नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तब भी नेवर नॉट मेन वर्ब के बाद आ नहीं सकते। तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब कंपटीशन बच गया पहले में और तीसरे में। तो वही सवाल है, ये पहला क्यों गलत हुआ? पहला इसलिए गलत हुआ, देखिए इसने इस ओट टू को तो साथ रख दिया और इस डिसोबे को भी अलग रख दिया और बीच में लगा दिया, लेकिन ये जो टू था ना, ये इस डिसोबे के साथ क्या बना रहा था? इन्फिनिटिव बना रहा था, क्योंकि ये वर्ब था। मैंने बताया ना, ये क्या मॉडल के बाद क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये टू हो गया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया?
फर्स्ट फॉर्म, और टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बना लेते हैं, इन्फिनेटिव। तो अब ये इन्फिनेटिव बन गया, तो जब ये इन्फिनेटिव बन गया तो ये भी नहीं तोड़ा जा सकता, ये भी नहीं तोड़ा जा सकता। आप इस बात को समझिए कि जब भी हम ought to, never, ought to का यूज करते हैं तो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो हमेशा कहां लिखते हैं, इससे पहले लिखते हैं। इससे कहां लिखते हैं, इससे पहले लिखते हैं, इससे पहले लिखते हैं। जब भी हम ought to का यूज करते हैं, जब भी हम ought to का यूज करते हैं तो हमेशा कब लिखते हैं, उससे पहले लिखते हैं। कहां लिखते हैं, उससे पहले लिखते हैं। जब भी हम ought to का यूज करते हैं तो हम कहां लिखते हैं बेटा, उससे पहले लिखते हैं। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए, और अगर आपको लगता है आज की जो 90 मिनट्स की क्लास है उसमें आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपने पहले कभी नहीं सीखा था, तो एक बार कुछ भी टाइप कर दो, लाइक टाइप कर दो, लाइक टाइप कर दीजिए। थैंक यू। वेदर वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। अब चलो एक बच्चे का सवाल था वेदर वाला, वो अटका हुआ है वहां पर, उसको बता देते हैं, उसको भी साथ ही लेकर चलते हैं जब बाकियों को लेकर चल रहे हैं। तो वेदर देख लेते हैं। हाँ देखो ये रहा, द वेदर वॉज क्लाउडी इट डैश रेन। अब वो उसने कहा कि वेदर कैसा था, वेदर कैसा था, वेदर कैसा था, क्लाउडी था। अब वेदर को देखा उसने क्लाउडी था तो एक एजम्पशन दिया, एक एजम्पशन दिया, पास्ट में दिया। क्या एजम्पशन दिया, कि बारिश हो सकती है। क्या एजम्पशन दिया, बारिश। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर सच वंडरफुल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। यहां पर देखो, द वेदर वॉज क्लाउडी इट डैश रेन, द वेदर वॉज क्लाउडी इट डैश रेन। उसने देखा कि भाई आसमान में बादल छा रहे हैं, बादल छा रहे हैं। अब ये यहां पर खड़ा हुआ था और इन बादलों को देख के ये क्या कहेगा, ये कहेगा अनुमान है बारिश हो जाएगी, है ना। अपना अनुमान बता रहा है कि मेरा अनुमान है क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। और जब बात अनुमान की आ गई तो टाइम का सोचना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। जो टाइम का सोचना ही नहीं है तो आंसर तो क्या आएगा, मस्ट ही आएगा। इसमें क्या आएगा, मस्ट ही आएगा। जब हमें टाइम का ही नहीं सोचना तो आंसर तो हमेशा मस्ट ही आएगा। I hope everybody in this class has enjoyed this particular session. मैं एक काम करने जा रहा हूं, इसका जो असेसमेंट शीट है, इसका जो असेसमेंट शीट है वो मैं आपके एप्लीकेशन पर अभी डलवाने वाला हूं। मस्ट, ओट और शुड टू हमारे मॉडल जो है वो खत्म होते हैं। इसका जो असेसमेंट शीट है वो अभी आपके पास आ जाएगा। पीडीएफ कंडीशनल्स का भी मैं भेज देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। क्लास हो गया है, तब समय हो गया मैथ्स की क्लास का।